गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत की कहानी में एक कह सकते हैं नया मोड़ आया। आज हम खिलजी वंश के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दौर की थोड़ी गहराइयों में उतरेंगे। हमारे सामने जो दस्तावेजें हैं, जो तवारीखें हैं, वो एक ऐसे शासक की तस्वीर बनाती हैं जिसने सल्तनत की पुरानी राह बदलने की कोशिश की, लेकिन जिनका अंत वो बेहद नाटकीय रहा। बिल्कुल। जलालुद्दीन का जो शासनकाल है 1290 से 1296 तक, वो था तो महज 6 साल का, छोटा ही था। लेकिन इन्हीं 6 सालों में सल्तनत के भविष्य के लिए कुछ अहम बुनियादें रखी गईं, कुछ अच्छी, कुछ शायद उतनी नहीं। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए उनकी कहानी, उनके फैसले और उनके दौर के मायने समझने की कोशिश करते हैं। खिलजी वंश, ये नाम सुनते ही जहन में अक्सर अलाउद्दीन का ख्याल पहले आता है, पर कहानी तो जलालुद्दीन से ही शुरू होती है। इन स्रोतों में जो पहली बात उभर कर आती है वो है इनकी पृष्ठभूमि। इन्हें सल्तनत के जो स्थापित तुर्क अमीर थे उनसे थोड़ा अलग माना जाता था, है ना? इनकी जड़ें कहाँ थी? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। खिलजी जो थे वो मूल रूप से तो मध्य एशिया के तुर्क कबीलों से ही थे। अच्छा, तुर्की थे। हाँ, तुर्की थे। लेकिन वो काफी पहले अफगानिस्तान आ गए थे। वहाँ हेलमिंड नदी घाटी के पास एक गर्म इलाका है, खल्ज। खल्ज? जी, खल्ज। तो वहाँ आकर बस गए थे और इसी वजह से वो खिलजी कहलाए। अब दिल्ली सल्तनत के जो इलबारी तुर्क अमीर थे, जो खुद को बड़ा कुलीन मानते थे, वो खिलजियों को अपने बराबर का नहीं समझते थे। शायद इसलिए भी कि अफगान माहौल में रहने से उनके रहन सहन रिवाजों में कुछ बदलाव आ गए थे। लेकिन जब इल्तुतमिश के जमाने में मंगोलों का खतरा बढ़ा तो सीमा सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ी। तब खिलजियों को उनकी जो लड़ने की काबिलियत थी उसकी वजह से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सेना में भर्ती किया गया था। तो मतलब एक सैनिक पृष्ठभूमि से सल्तनत के तख्त तक का सफर ये कैसे तय हुआ? जलालुद्दीन, जिनका असली नाम तो फिरोज खिलजी था, वो सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचे? हाँ, फिरोज खिलजी एक काबिल सेनानायक थे, इसमें कोई शक नहीं। और धीरे धीरे तरक्की करते हुए गुलाम वंश के बिल्कुल आखिरी दौर में एक अहम मुकाम तक पहुंच गए थे। वो उस वक्त के सुल्तान कैकोबाद के बाद जो नन्हे सुल्तान बने, क्यूमर्स या शमसुद्दीन क्यूमर्स, उनके नायबे मुल्क और आरिज़े मुमालिक मतलब सैन्य मंत्री थे। अच्छा, सैन्य मंत्री? जी। क्यूमर्स तो बच्चा था और सल्तनत में अंदरूनी झगड़े, साजिशें, ये सब चल रहा था। तो फिरोज खिलजी, जो खुद एक अनुभवी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, उन्होंने इस कमजोर होती सत्ता को देखा। उन्हें शायद लगा कि सल्तनत को बचाने का या शायद अपने लिए एक मौका बनाने का यही वक्त है। तो जून 1290 में उन्होंने क्यूमर्स को अपदस्थ किया और फिर उसकी हत्या करवा दी। और इसी के साथ गुलाम वंश खत्म हुआ और फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन की उपाधि अपनाई और दिल्ली के तख्त पर खिलजी वंश की शुरुआत कर दी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो 70 साल की उम्र में सुल्तान बने। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा उम्र थी। सल्तनत के सबसे बुजुर्ग सुल्तान, इसका उनके शासन पर क्या असर पड़ा होगा? हाँ, 70 साल की उम्र ये यकीनन एक असाधारण बात थी और इसका असर उनके रवैये पर, शायद उनके फैसलों पर भी देखा। एक तो देखिए उम्र का तकाजा था, दूसरा जिस तरह वो सत्ता में आए थे, मतलब अपने से पहले वाले सुल्तान की हत्या करके उसने उनके मन में एक हिचकिचाहट पैदा कर दी थी। खासकर दिल्ली के जो पुराने तुर्कमी थे और आम जनता, उनकी प्रतिक्रिया का उन्हें डर था। इसीलिए सुल्तान बनने के बाद भी वो करीब 1 साल तक दिल्ली शहर के अंदर नहीं गए। जो लाल महल था उसमें दाखिल नहीं हुए। 1 साल तक? हाँ, वो कैकुबाद का बनवाया हुआ किलो खरी का महल था, या कुलागढ़ी भी कहते हैं, जो दिल्ली के थोड़ा बाहर था, वहीं रहे और उसे ही अपनी राजधानी बनाए रखा। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ये सिर्फ डर था या कोई सोची समझी रणनीति? और ये भी सुनने में आता है कि वो बलबन के सिंहासन पर कभी बैठे ही नहीं। ये शायद दोनों का मिला जुला रूप था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी इसका जिक्र करते हैं, बताते हैं कि जब वो आखिरकार 1 साल बाद दिल्ली के लाल महल पहुंचे तो बलबन का वो शानदार सिंहासन देखा और उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई बलबन तो मेरा आका था, मेरा मालिक था, और मुझ जैसे उसके सेवक की क्या मजाल कि उसके तख्त पर बैठे। अब ये बलबन के लिए सम्मान दिखाना भी हो सकता है, और शायद उस कठोर सुल्तान की जो विरासत थी, उसका जो रौब था, उसका डर भी। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने अपने लिए एक अलग, शायद कम भव्य सिंहासन बनवाया, तो ये हिचकिचाहट उनके शुरुआती शासन की एक पहचान बनी।
इसी दौर को कुछ इतिहासकार जैसे आरपी त्रिपाठी है, उन्होंने खिलजी क्रांति का नाम दिया। ये शब्द सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। क्या ये सिर्फ एक सुल्तान का बदलना था या वाकई सल्तनत में कोई बुनियादी बदलाव आ रहा था? हाँ, त्रिपाठी जी का तर्क इसे महज तख्ता पलट से ज्यादा मानता है। उनके मुताबिक ये क्रांति इसलिए थी क्योंकि इसने सल्तनत की जो सामाजिक और राजनीतिक बनावट थी उसमें कुछ अहम बदलावों की नींव रखी। जैसे कि पहला बड़ा बदलाव तो ये था, बलबन की जो नस्लवादी नीति थी उसका अंत। बलबन तो सिर्फ ऊंचे खानदान के तुर्कों को ही बड़े पद देता था। जलालुद्दीन के आने से ये सिद्धांत टूटा और योग्यता को ज्यादा महत्व मिलने की गुंजाइश बनी। हालांकि जलालुद्दीन ने खुद पुराने अमीरों को ज्यादा नहीं छेड़ा। अच्छा। दूसरा, खिलजियों का सत्ता में आना, जिन्हें निम्न या गैर कुलीन समझा जाता था, ये अपने आप में सामाजिक ऊंच नीच को एक चुनौती थी। तीसरा, यहीं से धीरे धीरे ही सही धर्म और राजनीति को अलग देखने की सोच शुरू हुई, जिससे बाद में अलाउद्दीन ने और ज्यादा मजबूती से लागू किया। और चौथा, तुर्क अमीरों का जो एक छत्र राज था प्रशासन पर, वो कमजोर पड़ने लगा। तो इन सब बदलावों की संभावना को देखते हुए ही त्रिपाठी ने इसे खिलजी क्रांति कहा। तो ये सिर्फ शासक बदलना नहीं था, बल्कि व्यवस्था में बदलाव की एक आहट थी। जलालुद्दीन की एक और पहचान जो अक्सर बताई जाती है, वो उनकी कथित उदारता और नरम दिली से जुड़ी है। कई वाक्य हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। हाँ, कई मिसालें मिलती हैं। सबसे मशहूर तो मलिक छज्जू का मामला है। मलिक छज्जू? हाँ, मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था और कड़ा मानिकपुर का इक्तादार था, मतलब गवर्नर। आज के प्रयागराज के पास है ये जगह। उसने जलालुद्दीन के खिलाफ बगावत कर दी, खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। ये एक गंभीर विद्रोह था। हाँ, ये तो बड़ा विद्रोह था। बिल्कुल। जलालुद्दीन ने सेना भेजकर विद्रोह तो कुचल दिया, लेकिन जब मलिक छज्जू को पकड़कर लाया गया तो उसे सजा देने के बजाय माफ कर दिया। माफ कर दिया? हाँ, माफ कर दिया। बस उसे दूसरी जगह भेज दिया। उस दौर में ये बहुत बड़ी नरमी मानी गई, बहुत बड़ी बात थी ये। और चोरों डाकुओं के साथ भी उनका रवैया कुछ ऐसा ही था, कठोर सजाओं से परहेज करते थे। बिल्कुल। बर्नी लिखते हैं कि जब ठगों के एक बड़े गिरोह को पकड़ा गया तो उन्हें मौत की सजा या अंग भंग करने के बजाय नाव में बिठाकर बंगाल भेज दिया गया और हिदायत दी कि दोबारा दिल्ली की तरफ मुंह ना करें। अच्छा। ये बलबन की जो लौ और रक्त की नीति थी उससे बिल्कुल उलट था। बलबन तो शक होने पर ही अमीरों को मरवा देता था। जलालुद्दीन ने जानबूझकर उस क्रूरता को छोड़ने की कोशिश की। इस नरमी पर उनके अपने करीबियों की क्या राय थी? उनके भतीजे अहमद चप के साथ उनकी एक बातचीत का जिक्र भी आता है। हाँ, अहमद चप, वो उनके भतीजे भी थे और अमीर हाजिब जैसे ऊंचे ओहदे पर भी थी। वो सुल्तान की इस ज़रूरत से ज्यादा नरमी से परेशान थे। जब मलिक छज्जू को माफी मिली तो उन्होंने सुल्तान को टोका भी, कहा कि बादशाहत या तो पूरी सख्ती से चलती है या फिर उसे छोड़ देना चाहिए। इस पर जलालुद्दीन का जो जवाब था वो उनकी सोच को दिखाता है। बर्नी के मुताबिक उन्होंने कहा, अहमद, मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मैं मुसलमान का खून बहाने से परहेज करता हूँ। मैंने दुनिया बहुत देखी है। वो शायद अपनी उम्र के इस पड़ाव पर ज्यादा खून खराबे से बचना चाहते थे। लेकिन क्या ये उदारता हमेशा बनी रही? एक घटना तो बिल्कुल इसके उलट तस्वीर पेश करती है, सिद्दी मौला की वो दर्दनाक हत्या। हाँ, वो उनके शासनकाल का एक स्याह पन्ना है और उनकी उदार छवि पर एक सवाल भी उठाता है। सिद्दी मौला वो ईरान से आए एक दरवेश सूफी संत थे। दिल्ली में उनका खानगाह यानी आश्रम बहुत मशहूर हो गया था। हजारों लोगों को वहां खाना खिलाया जाता था। अच्छा। उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। तो कुछ अमीरों ने शायद अपनी जलन या डर की वजह से सुल्तान जलालुद्दीन के कान भर दिए कि ये साजिश कर रहे हैं। हाँ, कि सिद्दी मौला तख्त पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। अब जलालुद्दीन, जो शायद अपनी सत्ता को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े असुरक्षित महसूस करते थे, इस बार अपनी उदारता भूल गए। उन्होंने सिद्दी मौला पर मुकदमा चलवाया और फिर बिना किसी ठोस सबूत के गुस्से में आकर उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवाकर मरवा डाला। ये तो बहुत ही क्रूर सजा थी। इतिहासकारों ने इसे कैसे देखा? जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी बहुत सख्त अल्फाज में निंदा की है। वो लिखते हैं कि जिस दिन उस बेगुनाह संत की हत्या हुई उसी दिन दिल्ली में काली आंधी आई और सूखा पड़ गया। बर्नी इसे सुल्तान के पतन की शुरुआत मानते हैं। ये घटना दिखाती है कि जलालुद्दीन की उदारता की भी सीमाएं थी,
खासकर जब उन्हें अपनी बादशाहत पर खतरा महसूस होता था। वो शायद उतने सरल नहीं थे जितने दिखते थे या दिखाना चाहते थे। तो उनके शासन में ये विरोधाभास सा दिखता है, एक तरफ नरमी, दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर सख्ती। और प्रशासन चलाने के लिए भी उन्होंने कुछ ढांचागत काम किए होंगे। एक नए विभाग का भी जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, नरमी अपनी जगह थी, लेकिन सल्तनत का हिसाब किताब ही तो जरूरी था। इसी सोच के तहत उन्होंने एक नया प्रशासनिक विभाग बनाया था, दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ। ये इसका खास काम था सल्तनत के व्यय यानी जो खर्चे होते थे उनका लेखा जोखा रखना। ये शायद वित्तीय अनुशासन लाने की एक कोशिश थी। उनके छोटे से कार्यकाल में कुछ और बड़ी घटनाएं भी हुई। मंगोल आक्रमण तो उस दौर की एक स्थायी समस्या थी। हाँ, उनके समय में भी हुआ। हाँ, मंगोल हमले तो लगातार होते ही रहते थे। जलालुद्दीन के समय में भी हलाकू के पोते अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक बड़ा मंगोल आक्रमण हुआ था। लेकिन इस बार दिल्ली सल्तनत की सेना ने उन्हें बुरी तरह हराया, जिसका नेतृत्व शायद जलालुद्दीन के बेटे अरकली खान ने किया था। अरकली खान। हाँ, उनकी बहादुरी की काफी तारीफ भी हुई। कुछ स्रोतों में तो उन्हें रुस्तमे ज़मा, मतलब जमाने का रुस्तम तक कहा गया है। और इसी आक्रमण के बाद कुछ मंगोलों ने इस्लाम भी कबूल किया था। वो 9 मुसलमान वाली कहानी। हाँ, ये एक दिलचस्प वाकया है। हारने वाले मंगोलों में चंगेज खान का एक वंशज था, उलुग खान। उलुग खान जी, उसने अपने करीब 4000 साथियों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। जलालुद्दीन ने उन्हें दिल्ली में ही बसने की इजाज़त दे दी और अपनी एक बेटी की शादी भी उलुग खान से कर दी। इन्हीं मंगोलों को 9 मुसलमान यानी नए मुसलमान कहा गया और जिस इलाके में वो बसे वो आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मंगोलपुरी। और अब आते हैं उस घटना पर जिसने न सिर्फ जलालुद्दीन की कहानी का रुख मोड़ा बल्कि पूरे सल्तनत के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। देवगिरी का अभियान। हाँ, 1296 का देवगिरी अभियान। ये जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अली खुर्शास्प, जिसे दुनिया अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है, उसका कारनामा था। अलाउद्दीन उस वक्त कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था और बेहद महत्वाकांक्षी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। उसने अपने चाचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन से इजाजत मांगी कि वो मालवा के इलाके चंदेरी पर हमला करके वहां से दौलत लाना चाहता है। लेकिन उसका इरादा कुछ और था। ये सिर्फ एक बहाना था। बिल्कुल, ये सरासर धोखा था। चंदेरी जाने का कहकर वो एक बड़ी सेना लेकर चुपके से विंध्याचल के पहाड़ों को पार कर गया और सीधा दक्षिण में देवगिरी जा पहुंचा, आज के महाराष्ट्र में दौलताबाद के पास। देवगिरी। हाँ, देवगिरी उस वक्त यादव वंश के राजा रामचंद्र देव के तहत एक बेहद अमीर और शक्तिशाली राज्य था और दिल्ली सल्तनत की सेना पहली बार इतनी दक्षिण तक पहुंची थी। और राजा रामचंद्र देव वो तैयार नहीं थे इस हमले के लिए? बिल्कुल नहीं, ये अचानक हमला था, वो तैयार नहीं थे। और अलाउद्दीन को वहां से क्या मिला? कहते हैं बेहिसाब दौलत हाथ लगी थी। बेहिसाब मतलब कल्पना से भी परे। सोना, चांदी, मोती, जवाहरात, इतना खजाना लूटा गया कि उसे दिल्ली तक लाने के लिए हजारों घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल हुआ। कहा जाता है कि इसी दौलत ने अलाउद्दीन की सैन्य ताकत और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों को आसमान पर पहुंचा दिया। इसी दौलत के दम पर उसने आगे चलकर दिल्ली का तख्त हासिल किया। देवगिरी की लूट सल्तनत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। और जब जलालुद्दीन को इस अनाधिकृत और धोखेबाज अभियान का पता चला तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? यहीं से उनके अंत की कहानी शुरू होती है। हाँ, जलालुद्दीन इस खबर से बहुत नाराज हुए। जाहिर है, अलाउद्दीन ने बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाया था और वो भी धोखे से। अलाउद्दीन भी जानता था कि सुल्तान उससे खफा हैं। अब उसने एक और ज्यादा खतरनाक चाल चली। उसने कड़ा से सुल्तान को संदेश भेजा कि वो देवगिरी से लाई सारी दौलत सुल्तान के कदमों में डालने को तैयार है, लेकिन वो सुल्तान के गुस्से से इतना डरा हुआ और शर्मिंदा है कि अगर सुल्तान खुद आकर उसे माफ नहीं करेंगे तो वो नदी में डूबकर या जहर खाकर जान दे देगा। ओहो, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और जलालुद्दीन जो अलाउद्दीन को बेटे की तरह मानते थे, वो उसकी बातों में आ गए चेतावनियों के बावजूद। दुर्भाग्य से हाँ, जलालुद्दीन का अलाउद्दीन पर जो स्नेह था वो शायद उनकी दूरदर्शिता पर हावी हो गया। अहमद चप जैसे जो वफादार सलाहकार थे, उन्होंने समझाया भी कि अलाउद्दीन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, उसे दिल्ली बुलाया जाए या फिर पूरी फौज लेकर कड़ा जाया जाए। लेकिन जलालुद्दीन ने किसी की नहीं सुनी। वो अलाउद्दीन के उस माफीनामे और आत्महत्या की धमकी से पिघल गए।
वो बिना किसी खास सुरक्षा के कुछ ही साथियों के साथ नाव में बैठकर गंगा पार करके अलाउद्दीन से मिलने कड़ा पहुंच गए। और फिर वो मुलाकात हुई कड़ा में, जिसका अंजाम इतना भयानक निकला। हाँ, वो सल्तनत के इतिहास का एक बहुत ही काला दिन था। बर्नी लिखते हैं कि कैसे भरोसे का गला घोटा गया। जुलाई 1296 में जब जलालुद्दीन नाव से उतरकर किनारे पर आए और अलाउद्दीन उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने का नाटक कर रहा था, जलालुद्दीन ने उसे उठाकर गले लगाया। और ठीक उसी वक्त अलाउद्दीन के इशारे पर उसके एक साथी मोहम्मद सलीम ने पीछे से सुल्तान पर तलवार का वार किया। हे भगवान! जलालुद्दीन घायल होकर चिल्लाए, अरे दगाबाज अलाउद्दीन, तूने ये क्या किया, और भागने की कोशिश की। लेकिन एक और हत्यारे इख्तियारुद्दीन हुद ने उन्हें पकड़कर उनका सिर काट दिया। और वहीं उसी वक्त अलाउद्दीन को सुल्तान घोषित कर दिया गया। जी, बर्नी का बयान तो दिल दहला देने वाला है। वो लिखते हैं कि शहीद सुल्तान के कटे हुए सर से अभी खून टपक ही रहा था कि शाही छत्र अलाउद्दीन के सिर पर लगा दिया गया और उसे वहीं नया सुल्तान मान लिया गया। इस तरह 70 साल के उस बूढ़े सुल्तान का अंत उसी भतीजे और दामाद के हाथों हुआ जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और उदारता दिखाई थी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कहानी एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करती है। एक शासक जिसने शायद सल्तनत को एक नई, कम कठोर दिशा देने की कोशिश की, लेकिन जिसकी नरमी और भरोसा ही शायद उसकी मौत का सबब बन गया। और वो खिलजी क्रांति वाली बात, वो वाकई सल्तनत में बड़े बदलावों का एक शुरुआती बिंदु लगती है। बिल्कुल। उनके छोटे से शासनकाल में हमें कई विरोधाभास दिखते हैं। वो बलबन की क्रूरता को बदलना चाहते थे, लेकिन सिद्दी मौला के मामले में खुद क्रूर हो गए। वो भरोसा करते थे और उसी भरोसे की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और उनकी दुखद मौत ने दिल्ली सल्तनत के शायद सबसे ताकतवर, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे विवादास्पद सुल्तानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी के लिए रास्ता साफ कर दिया। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर 1296 में कड़ा में वो हादसा ना हुआ होता, अगर जलालुद्दीन कुछ और साल जी जाते, तो क्या दिल्ली सल्तनत का इतिहास कुछ और होता? क्या उनकी वो उदारवादी नीतियां ज्यादा मजबूत हो पाती, या फिर सल्तनत की जो अंदरूनी ताकतें थीं वो उन्हें वैसे भी कामयाब ना होने देती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, शायद अटकलों में ही मिल सकता है।